तो बच्चों दिल्ली पुलिस एग्जाम में कुछ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ेंगे कि PQ और PQR एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का औसत 20,000 रुपये है और उनका निवेश 2-3-5 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपये है तो क्यू का हिस्सा क्या है। देखिए ये प्रश्न बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर आप ये जो 20,000 दिया है, अगर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको भी यूज करके लगाना चाहोगे तो क्वेश्चन लग जाएगा, पर इसके बिना भी तो और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो ये जान लीजिए, ठीक है ना, कि जिस जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभ भी होता है, ठीक है ना। तो जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभ होता है। तो निवेश किस अनुपात में हुआ है, निवेश हुआ है 2-3-5 के अनुपात में, तो लाभ का भी अनुपात यही होगा। लाभ का जो लाभ है इसका भी अनुपात यही होगा 2-3-5, क्योंकि जिस अनुपात में निवेश होता है उसी अनुपात में लाभ होता है। तो लाभ का अनुपात ये है, तो क्या 5 और 3 8 2 10, 10 का मान क्या दिया है, टोटल लाभ दिया है 6,000। तो एक का मान क्या क्या गया 600। हमको क्या याद करना है, क्यू का लाभ याद करना है। क्यू क्या है, क्यू का 3 है, क्योंकि PQR क्यू का 3 है। तो 3 का मान, एक का मान 6 है, तो तीन का मान क्या आ जाएगा 1,800। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना, बस यही जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का भी अनुपात होता है, ठीक है ना बच्चों। और अगर अगर आपको इससे लगाना है इस वाले तरीके से, तो क्या देखिए क्या बोला है, PQR का एक साथ उनके निवेश का औसत, उनके चिड़िया बहुत तेज बोल रही हैं, उनके निवेश का औसत 20,000 है, ठीक है ना। तो ये तीनों के निवेश का औसत 20,000 है, तो तीनों की राशि मिला के कुल कितना हो जाएगी 20,000 गुणे 3, क्योंकि ये तो औसत है ना। तो टोटल राशि कितनी होगी निवेश की 60,000 रुपये, ये 60 रुपये हो गई, ठीक है ना। अब 60,000 का आप चाहोगे तो इस पूरा दोनों का अलग अलग पूरा निकालोगे कि तीनों का कितना कितना हुआ है। फिर वो एक साल के लिए कर रहा है तो उनका 12 महीनों में गुणा करोगे, फिर जो लास्ट में अनुपात आएगा वो यही अनुपात आएगा। तब उसे याद उससे करो, मतलब जिसको ये नहीं पता होगा कि निवेश का जो अनुपात होता है वही लाभ का भी अनुपात होता है, तो वो ऐसे करेगा। पर मैंने आपको बताया ना कि जो निवेश का अनुपात होता है वो वही लाभ का भी अनुपात होता है, ठीक है ना। तो निवेश का अनुपात दिया है तो यही सेम लाभ का भी अनुपात है। तो यही 5 3 8 2 10, 10 का मान हो गया 60,000, क्योंकि कुल लाभ दिया है। तो एक बराबर 6,000, तो एक बराबर 600, तो 3 बराबर 1,800, क्योंकि हमको 3 का मान निकालना है जो क्यू का लाभ है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति आवर 50.4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही हैं। ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ दिया क्या दिया, समान लंबाई की ट्रेनें, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, ठीक है, ये ध्यान देना है। देखिए तो जो ए वाली ट्रेन है उसकी चाल क्या है 64.8 किलोमीटर प्रति आवर, बी वाले की चाल क्या है 50.4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। अब क्या बोला कि जो 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 ज़्यादा स्पीड की ट्रेन है वो जो 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 धीरे वाली है उसको तो पार करेगी। तो यहाँ वही बोला कि ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, ये ट्रेन इसको 20 मिनट में, ये ट्रेन इसको 1 मिनट में पार करती है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इनकी सापेक्ष गति निकालेंगे, घटा के सापेक्ष चाल निकालेंगे, घटाएंगे इसको, तो क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा 0.4, यहाँ 1 क्या आ गया 14.4। इसकी जो सापेक्ष चाल आ गया, जो ट्रेन ए को ट्रेन बी से आगे लेके जाएगा वो कौन सी चाल है 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल है, ठीक है। जो मतलब कि जो दोनों ट्रेनों के बीच के जो चाल का अंतर होता है वही सापेक्ष चाल होता है, ठीक है ना। तो यही हमको आगे लेके जाएगा। अब कितने मिनट में पार कर रही है 1 मिनट में, तो ये क्या है ये मिनट में दिया है ना, मतलब क्या ये 60 सेकंड समझ लीजिए, ठीक है। तो हम ये जो चाल है इसको भी बदलेंगे, क्या बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 4 गुणे पाई बटे 18 से गुणा करेंगे भाई बदलने के लिए, ठीक है ना। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना होता है 18 कितना ना 18 अट्ठे 44, तो 18 अट्ठे 44, 18 अट्ठे, तो यहाँ पॉइंट 8 आएगा ना, पेसो काटेंगे तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, ये सापेक्ष चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखिए अब हमको
क्या हमको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई। तो मैंने माना एक ट्रेन की लंबाई क्या है, एल, ठीक है ना। तो जो जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उसमें दोनों की लंबाई जुड़ती है, ये आपको पता होगा। जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई जुड़ जो होती है वो टोटल दूरी होती है। तो एक ट्रेन की लंबाई एक एल है, तो दूसरे की भी एल है, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। तो टोटल दूरी क्या हो गई, 2l, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी क्या है, 2l है, और चाल क्या क्या आया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे ना। गुणे समय क्या है, उसको 1 मिनट में पार करती है, मतलब 60 सेकंड में पार करती है। क्या हो गया, 2l बराबर 6024 एल का मान क्या आ गया, 120। अब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई एल है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या आ गई, 120 मीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ घटा करके सापेक्ष चाल निकालना है, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पर तो ट्रेनें मान लीजिए, देखिए जब ट्रेनें एक दूसरे को मतलब कि तरफ आती हैं तब चाल दोनों की जुड़ जाएगी। ये क्या है, ये यहाँ पर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ ही जा रही हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये ट्रेन जा रही है, ये बी जा रही है, दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तब इन दोनों के चाल का हम लोग अंतर निकालेंगे। पर यदि ट्रेन मान लीजिए ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है, तब दोनों के चाल को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, जब ट्रेनें एक ही साइड जा जाती हैं तो हम उनका अंतर निकालते हैं, और जब जो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो दोनों को हम लोग जोड़ के सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष चाल यहाँ पर जोड़ते हैं और सापेक्ष चाल यहाँ पर घटा कर निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्वेश्चन अगला, ठीक है ना बच्चों। ये सब जितना फार्मूला होता है ये सब आप इसको याद कर लिए, ठीक है ना। एग्जाम में तो आपको मतलब बनाने में आसानी होगी। पर अगर फार्मूला नहीं भी याद है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे होगा। देखिए क्या बोला, एक खोखले बेलन, पहले हम लोग बनाते हैं बेलन खोखला, ठीक है ना। हम लोग बेलन खोखला बना लेते हैं। एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन, ठीक है ना। ये हमने खोखला बेलन बनाया, ठीक है ना। और क्या बोला है, जिसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक लंब है पूरा, ठीक है ना। तो जो त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। त्रिज्या यहाँ से लेके पूरी बाहर तक 4 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये पूरी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर मोटी धातु से बना है। ये जो बना है, ये जो बना है, ये की जो मोटाई है, क्योंकि खोखला है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बना है, ठीक है ना बच्चों। नहीं सॉरी, 1 सेंटीमीटर बच्चों, मैंने पढ़ने में गलती कर दी, सॉरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 1 सेंटीमीटर धातु से बना है, जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, इसकी मोटाई है, ये जो खोखला बेलन की, वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बोला क्या है कि प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करिए। देखिए जो आयतन क्या होता है, आयतन वो होता है कि जिससे वो वस्तु मिल के बनी है, ठीक है ना। जिससे वो वस्तु मिल के पूरी बनी है। तो ये वस्तु किससे मिल के बनी थी, बीच में तो खाली है ना। अगर पूरा मतलब ये खाली बेलन नहीं होता तो हम पूरा इसका आयतन का सूत्र निकाल देते, तो ये तो पूरा हमको पूरा आराम से मिल जाता कि कितना मतलब धातु के आयतन से बनी है। पर ये बीच में खाली है, हमको क्या करना है, हम पहले पूरे जो बेलन है इसका आयतन निकालेंगे, फिर बीच में ये जो छोटा बेलन है इसका आयतन निकालेंगे, फिर बड़े में से छोटे का घटा देंगे। ये जो साइड का ये जो जिस मतलब मटेरियल से बना है इसका आयतन हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बड़े वाले बेलन से बीच में जो छोटा खोखला बेलन बन रहा है इसको घटा देंगे तो ये साइड का ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मानते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या r, छोटे बेलन की त्रिज्या ये r, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है ना। देखिए तो हम दोनों का हमको आयतन घटाना है। तो देखिए जो बड़ा वाला है इसकी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो छोटा वाला उसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि यहाँ से 4 है, इसकी मोटाई 1 है। तो 4 में से एक अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो जो छोटा वाला अंदर है उसकी त्रिज्या 3 है, ठीक है ना। तो इसका मान 4 है, इसकी मान 3 है, ठीक है ना। तो घटाएंगे हम लोग, क्या मानेंगे, पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र होता है बेलन के आयतन का। तो पाई ये r1 स्क्वायर और h माइनस पाई ये r1 स्क्वायर h, हम लोग पूरा सूत्र रखेंगे बाई/7। ये इसका मान क्या है, r1 का 4 है तो गुणे 16, और h का मान 2 है, 2 माइनस 22/7। इसका मान क्या है, 3 है, 3 तिक्का 9, और h का मान क्या है 2, और 22/7 कॉमन लेंगे ताकि आसानी से हो जाए। 16 दूनी 32 माइनस 9 दूनी
18, ये हो गया 22/7। यहाँ क्या हो गया, गुणे 14, घट के 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 कितना है सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, उसका इसका जो आयतन है ये आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सूत्र में पता है सूत्र में क्या करता है, सूत्र में यही करता है, ये जो है ना, ये जो पाई एच कॉमन ले लेगा, पाई और ये एच कॉमन ले लेगा और कोष्टक में ये कर देगा कि r1² माइनस ये सॉरी यहाँ वही r2² कर देगा, या फिर इसको इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सूत्र में ये कर देगा। ठीक है ना। तो हमने उसको पूरा खोल के आपको बता के लिए लिख दिया है कि कैसे क्या होगा। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। आप लोग जितना भी सूत्र होगा मैं आपको मतलब बता दूंगा। ठीक है ना। तो आप उसको याद कर लेना। और इस टाइप के कोई क्वेश्चन तो मैंने अपने बच्चों को खूब सारे बताए हैं, फिर भी मेरे बच्चों से गलती हो गई। कोई नहीं, थोड़ा मतलब जो मतलब मॉक के टाइम में प्रेशर होता है ना, तो उसमें दिक्कत हुआ होगा। ठीक है ना। ये क्या देखिए, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति आवर है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग धारा के साथ उसकी चाल निकालेंगे, फिर धारा के विपरीत उसकी चाल निकालेंगे। ठीक है। धारा के साथ उसकी चाल क्या होती है कि देखिए ये क्या दिया है, ये शांत जल में नाव की चाल दिया है ना। तो धारा के साथ नाव क्या होगा, इसका क्या होगा मतलब कि शांत जल में चाल 15.5 और प्लस धारा की चाल। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना। अब धारा के विपरीत ना हो जाएगी, तब उसको वो जो धारा की चाल है वो उसको रोकेगा ना, तब उसमें से माइनस होगा। 15.5 माइनस 4.5, तो घट के क्या आएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना। अब देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, धारा की दिशा में जा रहा है 76 किलोमीटर, तो उसमें जितना समय लग रहा है हम उसको निकाल लेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 104.5 किलोमीटर, तो उसमें जितना समय लगेगा वो समय निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो 76 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना जा रहा है 76 किलोमीटर, और धारा के साथ चाल क्या है, यही धारा की दिशा में चाल क्या है 20 किलोमीटर। हम लोग इसको मिनट में हम लोग बदल लेंगे ताकि हमारा, क्योंकि बच्चे जब बाद में जब पॉइंट में आता है ना तो उसको मतलब घंटे में बदलने में उनको दिक्कत होती है, तो हम यहीं पर इसको मिनट में बदल देंगे। ये तो अभी घंटे में आया है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 में गुणा कर देंगे, तो देगा 20 तियाँ, ठीक ये कट जाएगा। 76 का 3 में हम लोग गुणा करेंगे, 7 21 और 6 18 कितना आ गया 21 18 आएगा हमारा 228 मिनट, हमारा 228 मिनट आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग 104 करने के निकालते हैं धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत जाने में। ठीक है ना। इसको हम लोग बाद में घंटे में बदलेंगे, जब इसका हम लोग जोड़ लेंगे तब। ठीक है ना। विपरीत जाने में समय, फिर वही दूरी क्या है 104.5 और फिर इसको कितना लग रहा है 11 किलोमीटर। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, देखेंगे 11 से क्या काटे 11 9 हम लोग पहले हम लोग इसमें 60 का गुणा कर देते हैं, 60 का हम लोग गुणा कर देते हैं ताकि आसानी हो। तो क्या हो जाएगा ये पहले चलेगा, हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है। हम लोग 60 का गुणा किए हैं, 11 9 99 कितना बचा 5, 11 25 55 9.5 आया। ठीक है ना। अब इसका 60 हम लोग गुणा करेंगे 9.5 का, तो क्या आएगा 95 छक्का क्या आएगा 6 25 30 9 6 54 3 57 570 मिनट आया। ठीक है ना बच्चों। टोटल विपरीत जाने में समय क्या आ गया 570 मिनट। तो टोटल समय हम लोग जोड़ लेंगे इसको जितना वो जो यहाँ जो पूछा है ना वो टोटल समय पूछा है, जाने आने में कितना समय लगा हम लोग जोड़ लेंगे, इसमें इसका भी 228 मिनट भी जोड़ लेंगे हम लोग। मिनट तो क्या आएगा 8 9 और ये 798 मिनट। अभी इसको हम लोग घंटे में बदल देंगे, तो हम लोग क्या 60 से भाग करेंगे, हम लोग 60 से भाग करेंगे। या तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, क्या बोलते हैं कि क्या नाम है 60 डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो
कि 60 दहिया में कितना क्या होता है, 60 दहिया में होता है मतलब कि 600 होता है, तो मतलब कि 600 मिनट निकाल देंगे हम लोग, तब तो हमारा हमारा आ जाएगा 10 घंटे। अब बाकी बचा 198 घंटे। 198 घंटे में क्या क्या होता है, 6 × 18 3 घंटे और 18 मिनट होता है। तो 10 3 13 घंटे और 18 मिनट, क्या गया 13 घंटे और हमारा 18 मिनट आ गया। ठीक है, हमारा आंसर हो जाए। आप लोग तो यहाँ से जैसे चाहो वैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, बस मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना। ठीक है ना बच्चों, अगर समझने में कोई दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा, आपको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, और बच्चों स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है। आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब हो, मैं मॉक से बहुत ज़्यादा खुश हूँ टप्पू का। ठीक है ना, स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है। मेरे बच्चे मतलब कि ज़्यादा मतलब लग रहा है प्रेशर में आ गया, देखिए कि ये सब क्वेश्चन मेरे बच्चे आराम से कर लेते हैं, मुझे पता है। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, एक डीलर पर। फिर भी बच्चों ये नहीं कि सर बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बच्चे कर लेते तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है पूछना है, ठीक है ना, नहीं तो सर गुस्सा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बच्चों। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो सब पूछना है, एक एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है बच्चों, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। ठीक है, तो मान लीजिए हम उसका क्रय मूल्य मानते हैं 100 और उसको उसको 45% अधिक अंकित किया। ये क्या है, क्रय मूल्य है। उसको 45% अधिक अंकित किया, तो जो अंकित किया वो क्या हो जाएगा, वो अंकित मूल्य हो जाएगा। वो अंकित मूल्य हो जाएगा, वो कितना होगा 145 हो जाएगा, कि 45% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, और 20% की छूट देता है, तो छूट देकर बेचता तो उसे कितना लाभ होगा। तो हम लोग इसका 20% निकालेंगे कि छूट जो जो हमको छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 145 का हम लोग 20% निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब हमको 20% निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 80%। हम लोग टोटल 80% निकाल लेते हैं, क्योंकि क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट के बाद जो राशि बचती है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। 20% छूट के बाद हम लोग विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। 20% छूट देंगे तो बचेगा 80%। ठीक है, क्या हो गया, 20 चौक 80, 20 25 100, यहाँ काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 चौक की कितना होता है, 25 चौक 100, 4 2 16, 116, 116 आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य, लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो 100 में से घटाएंगे हम लोग, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या आ गया 16 आ गया हमारा। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 16 बट्टे एक क्रय मूल्य गुणे 100, कट जाएगा, हमारा आ गया 16%, हमारा आ गया क्या, लाभ परसेंट। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझने में कोई भी दिक्कत हो बच्चों, कोई भी प्रश्न समझने में दिक्कत हो, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, ठीक है ना, अगर समझने में दिक्कत आ रही है बच्चों बताना, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गया ना बच्चों तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर आपको 1 नंबर कम होंगे। एक नंबर नहीं कम होंगे, ये 1 नंबर तो कम होंगे ही, पर अगर आप उसको गलत कर दोगे तो 0.25 नंबर कटेगा भी, मतलब 1.25 आपके नंबर जाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन डाउट में तुरंत पूछना है बिना झिझक के। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। ठीक है ना बच्चों, हम लोग मान लेंगे, माना उसकी टोटल पूंजी थी एक्स, टोटल पूंजी थी एक्स। ठीक है बच्चों, अब उसने एक्स का 2/3 भाग निवेश किया 6% पर, तो क्या लिखेंगे 6% पर निवेश कितना होगा 2x/3, क्योंकि एक्स का 2/3 भाग निवेश किया तो ये हो गया। अब फिर क्या हो गया 10% पर निवेश कितना क्या 1/5 भाग, एक्स का 1/5 भाग, तो क्या हो जाएगा x/5। क्या बोला है, शेष भाग 15% की दर से निवेश किया, तो शेष भाग हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे तो शेष आ जाएगा। तो इन दोनों को हम पहले जोड़ते हैं, प्लस x/5, ये क्या हो गया, नीचे 15 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम 3 25 5 बचा तो 10x। पता है बच्चों, पहले मुझे एलसीएम लेना नहीं आता था, फिर मुझे ना मैंने धीरे धीरे सीख लिया, मतलब भूल गया था, पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी ना तो इसलिए। ठीक है ना, देखिए मैंने आपको बताता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। ये 5 या 15 हो गया। अभी जो 3 है ना, इसका हम लोग इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो जितनी बार में जा रहा है उसका गुणा हम लोग इसमें करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब इसका इसमें हम लोग गुणा करके आ जाएगा, 3 बार में जा रहा है, तो 3 बार में जा रहा है तो 3 का गुणा इसमें करेंगे एक्स में, क्या हो जाएगा 3x, टोटल क्या आ गया 13x/15, ये आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या है, क्या बोला है, शेष भाग 15% पे, तो शेष भाग क्या 15% पर
निवेश, ठीक है, वो कितना होगा, शेष भाग है। तो इतना भाग, तो ये दोनों जोड़ लिए तो ये है, जब हम लोग एक्स में घटाएंगे ये टोटल तो शेष भाग आ जाएगा। तो एक्स माइनस 13x/15, 15 इसमें गुणा करेंगे 15x हो जाएगा, माइनस 13x क्या आ जाएगा 2x/15, ये शेष भाग आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये यहाँ क्या बोला है, इसकी वार्षिक आय 600%, ये ओवर वार्षिक आय 600 है। आपको ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। मतलब कि आपको ये ध्यान देना है कि मतलब कि पता है क्या हुआ, मैं भी पहले ये क्वेश्चन लगा रहा था ना, तो मैं टोटल मतलब कि किसे मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 6% की दर है, तो मैं उसको 106/100 लिख रहा था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, पर 6% है। ठीक है ना। देखिए क्या है, हम लोग 2x/3 और यहाँ गुड़े 6% है ना, 6/100, ये पहले का हो गया, उसका उसका लाभ है। और दूसरा क्या है, x/5 है, तो गुड़े ये कितने में कर रहा है, 10% पे, तो ये 10/100 हो गया। ठीक है ना। अब प्लस तीसरा क्या है, ये क्या है 2x/15, ये कितने में कर रहा है, 15% में कर रहा है, तो ये 15/100 हो गया, बराबर टोटल लाभ क्या हो रहा है 600 रुपये। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आया ना बच्चों। जैसे हम लोग नहीं वो निकालते हैं, कभी कभी हम लोग लाभ निकालते हैं वो 3 सालों का करके, उसी टाइप का कि पहले साल का कि उसका पहला ब्याज दर इतना है। आप चाहो तो सबको अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हो, लेकिन अलग अलग हम लोग निकाल के नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जो तीनों का लाभ दिया है वो 600 दिया है। ठीक है ना, वार्षिक का 600 दिया है। अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मतलब कॉमन ले लेंगे 100। ठीक है ना, तो 100 हम लोग कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है ना। 2x यहाँ बस डाइट करते हैं, 6 दूनी 12x, 12x/3 प्लस 10x/5 प्लस 30x/15 बराबर 600 हो गया। अब इसका यहाँ काटेंगे 4 बार कटेगा, यहाँ काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ काटेंगे 2 बार कटेगा। 4 2 6 2 8 और 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 8x बराबर क्या हो गया 60,000। ठीक है बच्चों, 8x बराबर क्या हो गया 60,000। अब हम लोग भाग करेंगे, तो x बराबर 60,000/8। पहले चलो हम डायरेक्ट हम लोग 8 से ही काटते हैं। ठीक है ना, तो 8 काटते हैं, तो 8 कितना होता है, 8 से 48, 8 7 56, कितना होता है 4 बच्चा, और 4 गया था ये 0 40 हो गया, 8 बच्चे 40, क्या गया एक्स का मान आ गया 7500। और क्या पूछा, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। हमने उसकी पूंजी मानी थी, क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स का मान आ गया 7500, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और अभी जो भी प्रैक्टिस सेट सर करा रहे हैं, ठीक है ना, RW वाले, मतलब जैसे कि डेली जो एग्जाम हो रहा है ना, उसके बाद वो शाम को जैसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को शाम को प्रैक्टिस करा रहे हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन का, तो वो आपको देखना है अच्छे से। ठीक है ना, और जो उसमें नहीं समझ में आए वो पूछना है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा ये कैमरा कभी कभी ना ब्लर दिखाने लगता है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ, दिखा दे भाई, सही कर दे, सही कर दे। हाँ, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यकाल तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है। यात्रा के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, उसकी औसत चाल पूछा है कि वो 40 किलोमीटर से जा रहा है और 65 से आ रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न को वो पता है कैसे करेंगे, वैसे नहीं हम लोग करते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये बोला है कि राम कोई काम 10 घंटे में करता है, श्याम कोई काम 15 घंटे में करता है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम करके टोटल काम निकाल लेते हैं। मान लीजिए राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 30 लेके हम क्या करते हैं, हम ये निकाल देते हैं कि मतलब ये टोटल काम है, ये टोटल काम है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दिन में कितना काम किया, ये एक दिन में 3 काम किया, ये एक दिन में कितना काम किया, 1 घंटे में ये 2 काम किया, इस तरह निकालते हैं ना। तो जो इस टाइप का प्रश्न होते हैं, इसको जिसमें केवल चाल दिया होता है और उसका औसत पूछा होता है, तो हम उसको भी ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, ये इसकी 40 है, ये 40 है और ये 65 है। ठीक है ना, तो 40 से जा रहा है, 65 से आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, 65 में 113, चलिए इसका एलसीएम हमको लगता है 520 होगा, लगता है शायद ना, तो 520 होगा। ठीक है ना, तो 500 इसका एलसीएम 520 होगा। तो मान लीजिए 520 किलोमीटर जा रहा है वो,
ठीक है ना। 520 किलोमीटर जा रहा है तो कितना समय उसको लग रहा है, 40 समय। हम लोग भाग करेंगे तो कितना कितना आएगा, 13 घंटे। उसको 13 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वही 520 फिर वो वापस भी आ रहा है ना 520, तो 65 की स्पीड से आ रहा है। तो हम तो क्या आ जाएगा, ये 65 भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा ऐसा कि 65 2 13, ये आएगा हमारा 8 आएगा, 8 घंटे। मतलब उसको जाने आने में कितने लग रहे हैं, 13 8, उसको 21 घंटे लग रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। उसको 21 घंटे लग रहे हैं, उसको जाने आने में टोटल 21 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और वो 21 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक बार जा रहा है 520 किलोमीटर, हाँ। और फिर तब उसको 13 घंटे लगना है, फिर एक बार वो वापस आ रहा है, तभी तो 520 किलोमीटर आ रहा है। मतलब टोटल दूरी तय कर रहा है वो 140 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल दूरी 140 और टोटल लगा समय 21 घंटे। तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बट टोटल समय। तो टोटल दूरी 140 है, टोटल समय क्या है, ये है, ठीक है ना। अब इससे हम लोग इसको भाग करेंगे, देखते करता है कि नहीं करता है। शायद देखिए कटे, हमारा 21 से नहीं कटेगा, इसको 7 से काटते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। हम लोग इसको, हमारा ये इसका आंसर शायद उसमें आया था, क्या बोलते हैं, मतलब सही बट्टे में आया था। तो हम लोग उसका पूरा सही बट्टे में करके लिख लेते हैं, ठीक है। 21 से हम लोग भाग करेंगे तो 21 चौका 84, यहाँ 4 बच्चा, यहाँ 0 बच्चा, यहाँ 2 बच्चा, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग डालेंगे, फिर 21 का क्या होगा, 21 9, ये हमारा 21 9 होगा 189, ठीक है बच्चों। ये होगा, हाँ यही होगा। यहाँ पर से 1, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा नीचे 21। सुने, जो यहाँ होता है ये नीचे होता है, ये जो होता है ये ऊपर होता है, ठीक है ना। और ये यहाँ जो होता है ये 50, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं फिर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करते हैं फिर ये जोड़ देते हैं, तभी ये आता है। उसी तरीके से ये तो पता आपको नीचे 21 है तो 21 नीचे हो जाएगा। फिर जो हमको जोड़ना है वो ऊपर रहेगा, और ये साइड में, क्योंकि इसका इसमें गुणा करके इसमें जोड़ते हैं, सिंपल ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना उसकी औसत चाल हो गई बच्चों। इस टाइप के जितने भी सूत्र होते हैं वो आपको याद कर लेने, ठीक है ना। मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब सारे मतलब ना हो तो मैं आपको एक और वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। वो सारे सूत्र आप लोग याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, तो बोला कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तब इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसका सूत्र दूसरा होता है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। और फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए है ये बी है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, एक असमान है, ये बी वाली है, तो ये क्या है, ये हमारा समद्विबाहु है। और एक होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये वाला सवाल बता दूं, फिर इन तीनों के सूत्र मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये हमारा है, जब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं इसके बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है ना। उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। आप लोग ऐसे जान सकते हो कि इसमें द्वि लगा है, द्विबाहु, मतलब कि द्वि से मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र हमारा होता है b/4, और b/4 कड़ी में 4a² - b², ये का सूत्र होता है। और ए हमेशा क्या होता है, ये जो बी है ये क्या है, बी हमेशा बेस रहेगा, ठीक है ना। तो बी बेस है हमारा, बी हमारा नीचे का है, तो वो वही ना असमान है, मतलब कि ये 8 है, और ये 12 है, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसमें मान रखेंगे, तो बी का मान क्या दिया है, 12/4, और कड़ी में क्या है 4 है, ए का स्क्वायर क्या होगा, गुणे 64 माइनस बी का मान बी क्या है, बी हमारा क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ये कड़ी में, ठीक है ना। यहाँ पर 3 बचेगा, और इसका हम लोग इसमें हम लोग गुणा करते हैं। 64 चौक को कितना होगा, 6 4 24, 240 और 4 16, हमारा क्या होगा 256 माइनस 144 होगा। तो घटाएंगे 256 माइनस, हम लोग घटाएंगे क्या बचेगा, 6 6 12 बचेगा 3, और क्या बचेगा 6 उधर 6 इधर, कड़ी में 12 बचेगा। तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 4 × 3 में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये क्या आएगा,
ये तो ये 4 बाहर नहीं निकल जाएगा, बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो इसमें गुणा होगा, क्या होगा 6, 6 कड़ी में 3, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ जो भी मतलब कि सूत्र इसके हैं, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान देना कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या 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 सूत्र है, ये है। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये ए है, ये ए है, और ये नीचे वाला जो बेस है ये बी है, बेस हमेशा बी होगा, ठीक है ना। अब हम बच्चों बताते हैं कि जो हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर तीनों भुजाएं इसकी आप लोग नाम से जान सकते विषम, पर तीनों भुजाएं अलग अलग है, विषम, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसे निकालते हैं ए बी सी, हम तीनों कर लेते हैं। तो जो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र वो होता है एस, कड़ी में एस, उसके बाद एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो एस है, आप पूछोगे कि यहाँ पर सर यहाँ पर एस क्या है, तो जो एस है वो ए प्लस बी प्लस सी का ये आधा है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि इसके परिमाप का वो आधा है। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र ये है, ठीक है ना, क्षेत्रफल का सूत्र ये है विषम बाहु त्रिभुज को, ठीक है ना बच्चों। अब हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का होता है हमारा समबाहु त्रिभुज जिसमें मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए। समबाहु त्रिभुज का होता है, इसका होता है कड़ी में शायद, हाँ यही कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, हाँ यही होता, शायद यही होता, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब आपको सूत्र ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको अपने नोट्स में देख के अच्छे से बताऊंगा, आपको नोट्स आप लोग को मैं मतलब सेंड कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों। तब तक आप लोग स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है, दांत दिखाते हुए, क्योंकि सिलेक्शन के बहुत करीब हो आप, ठीक है ना बच्चों। स्माइल से दांत भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ई करके, ई बिल्ली वाले दांत दिखाते रहना है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।